एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर की वजह से अर्थ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वो वहां जाकर बचे कुछ इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सके। और इस काम के मुकम्मल होते ही इंसान अर्थ को छोड़कर चांद पर रहने लगे। लेकिन चांद पे रहना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वहां हमेशा मेटेओर स्टॉर्म्स आया करते थे, यानी कि मेटेओर्स के तूफान, जिनकी वजह से इंसानों को चांद पे रहने का फैसला बदलना पड़ा। फिर कुछ माइनर्स को भर्ती किया गया ताकि वो चांद पर माइनिंग कर सके। साथ ही साथ वहाँ माइनर्स के लिए एक असूल भी बनाया गया था, और वो ये कि जो शख्स चांद पर माइनिंग करेगा उनकी फैमिलीज भी उनके साथ चांद पर ही रहेंगी। इसी तरह बहुत से साल गुजर जाते हैं और हम कुछ बच्चों को चांद पर देखते हैं। ये बच्चे यहाँ चांद पे काम करने वाले माइनर्स के थे और इनकी बर्थ भी यहीं चांद पर ही हुई थी। ये बच्चे एक स्पेस रोवर को चलाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ऐसी गाड़ी जो कि चांद पे चल सके। अचानक वहाँ पर कोई आता है और सभी बच्चे डर कर छुप जाते हैं। उन्हीं बच्चों में एक कैलिब नामी बच्चा भी था। उसके हाथ में एक कैप्सूल था। कैलिब यही चांद पे पैदा हुआ था और उसके फादर एक माइनर थे, और माइनिंग करते हुए ही एक हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। अब मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कैलिब को 3 दिन बाद चांद से ओमेगा पर भेजा जाएगा, जहां उसे एक और फैमिली अडॉप्ट करने वाली थी। ओमेगा पर जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल थी, बहुत ज्यादा एंजॉयबल थी। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि चांद से ओमेगा तक जाने के लिए 75 साल का वक्त लग जाता है, यानी कि चांद से ओमेगा तक का सफर 75 सालों का है। और मुसाफिरों को क्रायो स्लीपिंग चैम्बर्स में डालकर वहां भेजा जाता है। ऐसा करने से मुसाफिर 75 सालों तक क्रायो स्लीप में रहते हैं। ऐसा करने से वक्त का उनकी उम्र पे असर नहीं होता, यानी कि क्रायो स्लीप की वजह से उनकी उम्र बढ़ती नहीं है, उनकी एज ज्यादा नहीं होती, और मुसाफिर पूरे 75 साल तक इस चैम्बर में सोए रहते हैं। कैलिब भी ये बात जानता था कि चांद से ओमेगा तक का सफर 75 ईयर्स लंबा है, और वो चांद से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे उसके दोस्त रहा करते थे और वो अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहता था। फिर उसे एक ओल्ड लेडी बताती है कि अगले दिन चांद पे मेटेओर स्टॉर्म आने वाला है, यानी कि मेटेओर्स का तूफान आने वाला है, जिसके फौरन बाद तुम्हें ओमेगा के लिए अपना सफर शुरू करना होगा। कैलिब अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो उन सब यादों को याद कर रहा था जब वो चांद की बेस की छत पे जाकर अपने डैड के साथ वक्त गुजारा करता था। तब उसके डैड ने उसे एक बात बताई थी। उन्होंने बताया कि चांद के उस पार एक खतरनाक चीज के टकराने की वजह से वहाँ एक क्रेटर, यानी कि एक गड्ढा बन गया। तुम अपनी जिंदगी में कभी उस पार लाजमी जाना और उस क्रेटर को देखना। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से चांद के उस पार जाना किसी को भी अलाउ नहीं था, और जो कैप्सूल हमने कैलिब के हाथ में देखा था वो उसे एक गार्ड ने दिया था, जिसको वो कैप्सूल कैलिब के फादर की एशिस में से मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैलिब के पास उसके 3 फ्रेंड्स आते हैं। वो भी बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि कल कैलिब यहाँ से जाने वाला था। उनमें से एक लड़के का नाम डेलन था, जिसको कैलिब के फादर की उस विश के बारे में पता था। वो उसे कहता है कि क्यों ना यहाँ से जाने से पहले हम उस पार चलें और उस क्रेटर को देखें। ऐसा करने से तुम्हारे फादर की विश भी पूरी हो जाएगी और हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ जाना इतना ईजी नहीं था, इतना आसान नहीं था। अब इन्हें वहाँ जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं, और फिर लास्ट में उन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोड की जरूरत थी। डेलन कहता है कि यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन की बर्थ चांद पे नहीं हुई थी, वो कुछ दिन पहले ही अर्थ से मून पे शिफ्ट हुई थी। उसे यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इस वजह से यहाँ पे उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, और उसके फादर एक साइंटिस्ट थे। डेलन कहता है कि क्योंकि उसके फादर साइंटिस्ट है तो हो सकता है उससे कोड के बारे में पता हो। वो एडिसन से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वहां से जाने लगती है। डेलन उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। इसके बाद वो उसे उनके प्लान के बारे में भी बताता है। एडिसन इस बात से खुश थी कि उसे न्यू फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। वो उसे कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद एक शर्त पे करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम लोग अपने एडवेंचर में, यानी कि उस क्रेटर को देखने के लिए मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। डेलन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सभी बच्चे स्पेस रोवर के पास जाते हैं, क्योंकि इसमें बैठकर ही वो वहां जाने वाले थे। कैलिब रोवर की अलार्म वायर को निकाल देता है ताकि अलार्म ना बजे। इसके बाद वो उसकी एंट्रेंस पे वो कोड एंटर करते हैं जो उन्हें एडिसन ने बताया था, और फिर स्पेस रोवर में एंटर हो जाते हैं। वो सभी वहां से जाने के लिए रेडी थे। रोवर की ड्राइविंग सीट पे डेलन बैठा हुआ था, क्योंकि उन सब बच्चों में सिर्फ वही एक ऐसा था जिसको रोवर ड्राइव करना आता था। वो अपनी बेस से निकलकर पहली दफा मून की सरफेस को देखते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कल मेटेओर्स का तूफान भी आने वाला था, इसलिए उन्हें जल्दी से क्रेटर देखकर मेटेओर स्टॉर्म के आने से पहले वापस बेस में पहुंचना था, क्योंकि जब
जब वहाँ मेटियोर्स का तूफान आता था तो पूरे बेस पे लॉकडाउन कर दिया जाता था। उनका सफर शुरू हो चुका था और सभी एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब उन्हें बताता है कि मेरे डैड ने मुझे सब बताया था कि कैसे इंसानों को चांद पर लाया गया, लेकिन फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से इंसानों को वापस भेज दिया गया और यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट की गई। लेकिन सिर्फ एक आदमी ही ज्यादा अरसे तक यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकता, इसलिए उनकी फैमिलीज भी उनके साथ ही यहीं पे रहती है, ताकि अगर किसी हादसे की वजह से माइनर की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली उसके काम को आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन हर वर्कर की एज 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी 18 साल से कम उम्र बच्चा बेस पे काम नहीं कर सकता, और अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो उसे कोई और फैमिली अडॉप्ट कर लेगी, जैसे कि कैलिब को एक फैमिली अडॉप्ट करने वाली थी। और अब ज्यादातर इंसान ओमेगा पर रहते थे। माइनर्स यहाँ चांद पर काम करते थे और बाकी सब अपनी जिंदगियां हंसी खुशी ओमेगा पर गुजार रहे थे। एडिसन कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ माइनिंग ही तो करनी है और 20 साल में ये माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। एडिसन ज्यादा माइनर्स के बारे में नहीं जानती थी क्योंकि वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। अब डेलन उसे बताता है कि अगर किसी इंसान की माइनिंग करते हुए डेथ हो जाए तो उसके बेटे को उसके रिमेनिंग साल पूरे करने होते हैं। यानी कि अगर किसी माइनर की 10 साल बाद डेथ हो जाए तो अगले 10 साल उसके बेटे को पूरे करने होंगे। अब ये सुनकर एडिसन थोड़ी हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसे पहले इस बात के बारे में नहीं पता था। अब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहाँ से आगे का सफर उन्हें पैदल तय करना था। सभी बच्चे अपने अपने स्पेस सूट्स पहनने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें रोवर से बाहर निकलना होगा। लेकिन एडिसन का स्पेस सूट सब बच्चों से डिफरेंट था। वो रोवर से बाहर निकलते हैं और मून की सरफेस पे बड़ी बड़ी जंप्स लगाने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है और ये सब करने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसके बाद एडिसन वहाँ खड़े हुए प्लेनेट अर्थ को देखती है, जिसे देखकर वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो अर्थ पे ही रहा करती थी। उसे अर्थ को देखकर वहाँ पर अपनी गुजारी हुई जिंदगी याद आने लगी थी। इसके बाद वो देखती है कि कैलिब, डेलन और बाकी के बच्चे अपने सूट्स के ऑक्सीजन टैंक्स की मदद से वहाँ उड़ रहे थे और काफी इंजॉय कर रहे थे। ऐसा करने से पहले उन्होंने खुद को रस्सी की मदद से स्पेस रोवर के साथ बांध लिया था ताकि वो उड़ते हुए स्पेस में ज्यादा दूर तक न चले जाएं। एडिसन उन्हें ऐसा करते हुए देख के रोकती है। वो उन्हें कहती है कि ऐसा मत करो, ये तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। अब जब उनका एक और फ्रेंड उड़ने की कोशिश करता है तो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से रस्सी पे झटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो स्पेस में बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने लगता है। ये देखते ही उसे बचाने के लिए उसके बाकी के फ्रेंड्स ऑक्सीजन टैंक्स की मदद से उसके पीछे जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर मून की सरफेस पे वापस ले आते हैं। लेकिन ये सब करने की वजह से उनके ऑक्सीजन टैंक्स ऑलमोस्ट खाली हो चुके थे और अब उनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं बची थी कि वो जाकर क्रेटर को देख सके। वो सब बहुत बुरी तरह वहाँ फंस चुके थे। अचानक कैलिब को उसके एक पुराने दोस्त की बताई हुई बात याद आती है, जिसने उसे बताया था कि यहाँ करीब में ही एक आउटपोस्ट है। कैलिब उन्हें कहता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पे जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर उनका वहाँ एक छोटा दोस्त कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैंने सुना था कि वहाँ पे भूत रहते हैं और मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब उसकी ये बात सुनकर डेलन उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। अब कैलिब जोर से चिल्लाते हुए उन्हें कहता है कि इतना थोड़ा वक्त रह गया है हमारे पास, क्या तुम लोग इसी तरह लड़के से बर्बाद करना चाहते हो? कैलिब की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो सब उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहाँ उन्हें इंसानों के शेडोज भी नजर आते हैं, जिनको देखने की वजह से वो सब थोड़ा डर गए थे। फिर जब वो लाइट्स ऑन करते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो शेडोज इंसानों के नहीं बल्कि यहाँ पे पड़े हुए स्टैचूज के थे और ये जगह कोई एक आउटपोस्ट नहीं थी बल्कि एक घर का मॉडल था। ये मॉडल इसलिए बनाया गया था कि अगर इंसान चांद पे रहते तो ऐसे घर में रहते। इस घर में उन्हें थोड़े बहुत खाने के साथ साथ थोड़ी ऑक्सीजन भी मिल जाती है। अब क्योंकि रात हो गई थी तो वो बच्चे यहीं पे इसी घर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर डेलन एडिसन से बातें करते हुए उसे बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। एडिसन भी उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे मॉम डैड की डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स हो जाने के बाद मेरी मॉम ने मेरे भाई को लिया और वो ओमेगा पर चली गई। अब मैं बहुत ज्यादा तन्हा, बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे सो जाते हैं सिवाय कैलिब और एडिसन के। अब कैलिब एडिसन से बातें करते हुए उसे बताता है, मैं जब छोटा था तो मेरे डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मुझे सहारा देने वाला मेरा दोस्त डेलन था। मैं उससे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ और मेरे ओमेगा पे चले जाने के बाद डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसलिए आज तुम मुझसे एक वादा करो कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम हमेशा एडिसन के साथ रहोगी, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। एडिसन कैलिब की ये बात मान जाती है और उसे ये प्रॉमिस दे देती है। फिर सुबह होने के बाद वो लोग रोवर में बैठ के अपना सफर शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर चलने के बाद इनकी गाड़ी की बैटरी लो हो जाती है। अब इन
उनके पास ऑक्सीजन भी कम थी और इन सब ने मेटेओर स्टॉर्म के आने से पहले पहले क्रेटर तक पहुंचना था। सब बच्चे थोड़े परेशान हो चुके थे। अब एडिसन सिक्योरिटी अलार्म्स को ऑन कर देती है ताकि जब मेटेओर्स का तूफान आए तो गार्ड्स इन्हें आकर उससे बचा सके। अब ये सब जल्दी से वॉक करते करते क्रेटर तक पहुंच जाते हैं। ये गड्ढा दिखने में बहुत बड़ा था। वो लोग स्टेयर्स उतरते हैं और एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एक वॉल पे एडिसन को एक बटन नजर आता है और जैसे ही वो उसे प्रेस करती है वहाँ सारी जगह ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि जैसे वो सब अर्थ पे हैं। ये सब कुछ रियल नहीं था लेकिन ये बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। फिर कैलेब वहाँ पे एक स्टोन हटाता है जिसके नीचे उसे अपने मॉम डैड की पिक्चर और उनकी एशेस मिलती है। कैलेब ने इस फोटो में अपनी मॉम को फर्स्ट टाइम देखा था। इसे देखने के बाद कैलेब ये बात समझ जाता है कि उसके डैड क्यों चाहते थे कि वो यहाँ इस क्रेटर तक आए, क्योंकि आज से पहले कैलेब ने अपनी मॉम को नहीं देखा हुआ था। वो बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई थी। कैलेब ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब डेलन उसे कहता है कि ये हसीन मौके जिंदगी में किसी किसी को मिलते हैं, तुम इसे गवाओ मत। यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि 20 साल माइनिंग करने के बाद वो ओमेगा पर जाएगा। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सोच अलग होती है, जैसे कि तुम्हारे डैड। और फिर कैलेब को यहाँ ये बात भी पता चलती है कि उसके डैड की डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपनी जान खुद दी थी ताकि उनके मरने के बाद कैलेब ओमेगा पे जा सके और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। इस बात को बेस के सभी लोग जानते थे सिवाय कैलेब के। डेलन उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने जिस मकसद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसे यूं बेकार मत करो, बल्कि अपने डैड के इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। उन्होंने अपनी जिंदगी गवाकर तुम्हें ये तोहफा दिया है ताकि तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी सको। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है। वो जल्दी से उसे उठाते हैं और रोवर की तरफ भागते हैं। अब वो सब रोवर तक पहुंचते इससे पहले ही मेटेओर्स की बारिश होने लगती है। वो अपने दोस्त को पकड़े हुए और मेटेओर्स से बचते हुए रोवर की तरफ बढ़ रहे थे। एडिसन इन मेटेओर्स से बचते बचते अपने फ्रेंड से अलग हो गई थी। अब जब कैलेब और डेलन देखते हैं कि वो उनके साथ नहीं है तो वो उसे बचाने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। एडिसन के हेलमेट पे क्रैक आ जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। कैलेब और डेलन उसे ढूंढ लेते हैं और फिर उसे उठाकर रोवर तक ले आते हैं। अब वो सब रोवर के अंदर थे जिसकी विंडोज तूफान की वजह से टूट गई थी। उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। उनके पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी, इसलिए वो सब रोवर में बैठे अपनी मौत का वेट करने लगते हैं। लेकिन उन्हें एक बात की खुशी थी कि अगर मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। 1 बाय 1 सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ साल आगे की कहानी देखते हैं। हम कैलेब को देखते हैं जो कि ओमेगा पे पहुंच जाता है। उसे यहाँ आए हुए पूरे 75 साल गुजर चुके थे, लेकिन क्रायो स्लीप की वजह से वो अभी भी यंग था, यानी कि उसकी उम्र उतनी ही थी। वो नींद से जागता है और खुद को यहाँ देखकर हैरान होने लगता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था कि आखिर उनका क्या हुआ। तभी एक नर्स उसके पास आती है और उसे एक डिवाइस आकर देती है। इस डिवाइस में उसके फ्रेंड्स के मैसेजेस रिकॉर्ड थे, जिन्हें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उन सबको बचा लिया गया था और अब वो काफी बड़े हो चुके थे। उसके एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम स्टार्ट कर दी थी और जैसा कि एडिसन ने उससे वादा किया था इसलिए उसने डेलन से शादी कर ली थी और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अपने दोस्तों के ये मैसेजेस सुनकर, उनकी जिंदगियों के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र के बारे में जानकर कैलेब बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन एक दुख उसे अभी भी था कि उसने अपने दोस्तों की जिंदगी के 75 साल वेस्ट कर दिए, यानी कि वो 75 साल अपने दोस्तों के साथ नहीं गुजार सका। इसके बाद वहाँ एक फैमिली आकर उसे अडॉप्ट कर लेती है। कैलेब ओमेगा पे एडिसन के भाई से भी मिलता है। जैसा कि एडिसन ने उसे बताया था कि उसकी मॉम डिवोर्स के बाद उसके भाई को लेके ओमेगा पे आ गई थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।